गुलाब जी, गुड इवनिंग। चलो, सभी लोग आ गए। यूपीएससी को लेकर आप लोग आप लोगों का वो पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। यूपीएससी में कुछ बच्चों का कंसर्न है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट लगेगा या फिर आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट का लगेगा। ठीक है, तो उसको लेकर है कि अम, ऐसा कहीं लिखा हुआ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हाँ, उसमें आप लोगों को देखने की ज़रूरत ये होगी थोड़ा सा कि आपको क्या 2021 से लेकर 2021 फाइनेंशियल ईयर, 2021 to 2022 एंड 2022 से 3 से 2024, ये 3 साल का वो मांग रहा है यूपीएससी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप उसको देख सकते हैं, पुराना वाला भी अगर है तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, यूपीएससी में बाधा नहीं आएगी। अगर किसी का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर किसी का स्टेट का भी है तो भी आप लगा सकते हैं। पीछे का नहीं है, अपडेट नहीं है, अपडेट कराने दे दीजिए। लेकिन अगर डेली चाहिए तो आपको, अगर अभी लगाना है तो आप लगा सकते हैं। प्री के लेवल पे इसकी स्क्रूटनी नहीं होती, ये एक फ्लॉस है, ये मुझे पता है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मेंस में इशू करेगा। ठीक है, क्योंकि 5 लाख बच्चों का स्क्रूटनी करना, एक एक सर्टिफिकेट जाके देखना कि ओबीसी अपडेट वाला है कि नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप पुराना वाला जो अवेलेबल है, कि ऐसा तो है नहीं कि एक रात में आप ओवर द नाइट आप चेंज हो जाओगे, आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक बात थी। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। डिम्पल जी गुड इवनिंग, मिसबा जी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, सभी को बातें समझ में आ गई। चलिए जी, और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हाँ, स्टेट सर्टिफिकेट तो बहुत साल पहले का है। नहीं 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 नहीं, बहुत साल पहले वाला नहीं चाहिए, पिछले साल तक का तो होना ही चाहिए। 7 डेज का। सुबह आप एक काम कीजिएगा, 7 डेज का आप 7 to 15 डेज का ये रहता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही मिल जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो हमारे इंडिया में चलता है, काम को स्पीड अप करने के लिए थोड़ी सी ग्रीस चाहिए, तो थोड़ा ग्रीस लगा दीजिए। कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं आप, बस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो 7 डेज में भी बनने को तो यार वो एक दिन में बन जाता है, 1 घंटे में बन जाता है। ठीक है, और आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं कि जनरल से आप बिलोंग कर रहे हैं और आप ओबीसी का सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ना। तो कुछ इलीगल काम भी नहीं कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए, अभी भी किसी का कुछ रह गया क्या? वॉइस कैसे आवाज आ रही है? चलिए, ऑफलाइन करवाना पड़ेगा क्योंकि, हाँ तो आप ऑफ देखिए, मेरी बात सुनिएगा। एक ऑफलाइन करवा के अब घर में किसी को बोलिए, वो बन जाएगा। 1-2 दिन का काम है। बनने के बाद आप क्या कीजिएगा, उसको, उसका स्कैन कॉपी ही यूपीएससी जो चाहिए, वो स्कैन कॉपी चाहिए, उसका नंबर चाहिए, फॉर्म भरने में वही काम आने वाला है। तो कोई इशू नहीं आएगा। वहां बनवा लीजिए, वहां से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करा के ले आइए, यहाँ ऑनलाइन बैठ के फॉर्म भर दीजिए, बस हो गया। ठीक है, चलिए, किसी का अपडेट नहीं है, 24 का नहीं है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। गुलबशा जी क्लियर है। चलिए, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। जी, आज ही से शुरू है मोहित कुमार जी। ठीक है, चलिए।
बात कर लेते हैं फाटा म्यूचुअल जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, आप लोगों का अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ जी। 21, मैंने सब कुछ लगा दिया है पीडीएफ ग्रुप में, आप लोग देख सकते हैं ना वहां जाके। 11 तारीख तक लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, चलिए। कल हमारे टॉपिक जो हुआ था, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये टॉपिक था हमारा जो बड़े टॉपिक पे है, फाटा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ तक तो हमारा हो चुका था, ये टॉपिक हम क्लियर था। फाटा की बात कर लेते हैं, फास्ट फाटा म्यूचुअल जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो फाटा बेसिकली क्या है जनरली, मिशन, पहले तो फाटा के बारे में जान लेते हैं। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी इलीगल जो टेररिस्ट फंडिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, उस उसमें अगर कोई कंट्री या कोई पर्सन इन्वॉल्व है उनका, ठीक है, तो फाटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, ग्लोबल लेवल पे, कि आपने अगर कोई कंट्री इसमें इन्वॉल्व है तो उसके फाइनेंशियल, वो किसी के साथ फिर डील नहीं कर पाएगा लीगल, जैसे उसकी बैंक अगर वो टेरर फंडिंग कर रहा है या टेरर से पैसा ले रहा है या टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्लियर होकर हो जाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है, उसके सारे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, मोटा मोटी ऐसे समझिए। ठीक है, मोहित कुमार। अच्छा, मयंक जी आए हैं क्या आज क्लास में, क्योंकि वो बीमार थे, अभी भी सब बीमार ही हैं वो। चलिए। सो इसका जो एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, ये आप इसका यूज कहाँ कर पाएंगे, सबसे पहले यूजेस जान लेते हैं। ठीक है, यूजेस में है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इसमें आपका कोई भी टेरर से संबंधित, टेरर से रिलेटेड हो या मनी लॉन्ड्रिंग से हो, आप दोनों में फाटा का यूज कर सकते हैं। इसकी अब प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों के पर्सपेक्टिव से हम इसको टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट, जो आप देखिए फाटा क्या है, इंडिया ने एक इलिसिट फाइनेंस के से फाइट करने के लिए एफर्ट को प्रेस किया है अभी, जो मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करेगा और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया ने फाटा स्टैंडर्ड के साथ एक हाई लेवल की टेक्निकल कंप्लायंस अचीव किया है, और वो रेगुलर फॉलो कैटेगरी में प्लेस हुआ है अभी। रेगुलर फॉलो अप यानी कि अब इसको रेगुलर बेसिस पे किया जाएगा। ठीक है, जो कि पहले नहीं था। एक एक करके हम बात करेंगे इसमें, थोड़ा सा सुन, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और ध्यान से रखिएगा, अ, तभी थोड़ी सी ठीक नहीं है तो बहुत लिख नहीं पाऊंगा अभी, पर जितना लिख पाया हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, पढ़ के आना है। अगर पढ़ के नहीं आ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी, समझने में दिक्कत होगी। हालांकि मैंने सारी चीजें डाल दी हैं, लेकिन उसके बाद भी एक पिक्चर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज को आप 100 बार तो पढ़ने नहीं जाइएगा, है ना। ठीक, चलिए। तो रेगुलर फॉलोअप किया है इंडिया, इसके टेक्निकल कंप्लायंस इंडिया ने इसके साथ एक हाई लेवल का कंप्लायंस को भी अचीव किया है, और रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में भी प्लेस हुआ है इंडिया। जो टॉप जो G20 कंट्रीज है जैसे, उसमें भी, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए ध्यान दीजिएगा, फाटा का जो मिशन है बेसिकली, ये मिशन क्यों है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए बैंक अकाउंट और जो डिजिटल जो पेमेंट है उस पर फोकस किया गया है। तो इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है और सैंक्शन में भी एक अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है। वेपन पॉलिफरेशन है फाइनेंसिंग है, इसको रोकने के लिए, यानी कि अगर कोई भी लेमैन टर्म्स में, मैं उसमें भी बात करूंगा। ठीक है, जैसे मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ वैसे ही यहाँ भी रहेगा। तो अब फाटा का मिशन क्या है, ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जो हवाला से अनअकाउंटेड मनी, कि किसका पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब नहीं पता, इसको रोकने का काम करता है ये। तो टेरर फाइनेंसिंग को प्रमोट ये करता है,
सॉरी, प्रमोट कह रहा हूँ, प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, तो इंडिया ने ये कब शामिल हुआ? 2010 में हुआ शामिल। ठीक है, फाटा का मेंबर बना, ध्यान रखिएगा 2010 में। खैर सब मेंशन भी है। और अब तक इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं इंडिया ने, जैसे कि जीएसटी है, ठीक है, सेंट्रल जो फ्रॉड रजिस्ट्री है ना, एमएलएटी पोर्टल वगैरह बनाया है इन्होंने। बट इंडिया का जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जैसे कि आईएसआईएस है, अलकायदा है, ये आपस में लिंक्ड हो गए हैं ग्रुप। डिले जो एमएल केस है, मनी लॉन्ड्रिंग जो केसेस, जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इंडिया को अभी। कोर्ट में भी बैकलॉग चल ही रहा है, यानी पुराने बैकलॉग का मतलब पुराने केसेस चल रहे हैं, और लिमिटेड सुपरविजन जैसे इशू भी है, हाईलाइट हुए हैं, है ना। तो आगे डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल जो एक्सपोज है पर्सन जो होते हैं, उनको बेटर ट्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हमें थोड़ा सा और डीएन एफबीपी सेक्टर की ओवरसाइट इंप्रूव करना जरूरत है। इसको ठीक करना पड़ेगा। क्यों करना होगा? तभी आप ट्रैक कर पाओगे किसी व्यक्ति को, कि वो अलग से मान लीजिए कि अ, मैं एक टेररिस्ट हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, अलग नाम से फेक आईडी से अपने 10 तरह के अकाउंट खोल रखे हैं। बट एक जगह मैंने क्या किया है, अब दिक्कत ये है, अब जैसे बैंकिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि आप जितना भी अकाउंट खोलिए, वो सारे आपस में मर्ज कर दिए जाते हैं। आप किसी भी अकाउंट में पैसा मंगाइए, आपका सिंगल अकाउंट वो हैंडल कर रहा होगा, जब तक कि आप, जैसे अब तो कर दिया गया ना, भीम वगैरह से अटैच कर दिया गया यूपीआई वगैरह, तो मल्टीपल अकाउंट्स को एक ही लोग हैंडल करेंगे और वो दिख जाएगा। ठीक है, तो टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए क्विक एसेट जो है फ्रीज करना, और वो जो कॉरपोरेट जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी इम्प्लीमेंट करना जरूरी होगा। तो कुल मिला के कहानी ये है कि फाटा क्या करता है, टेररिस्ट जो आउटफिट है उन पर लगाम लगाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग जो है, यानी कि आप मान लीजिए कि किस पैसे को हम मनी लॉन्ड्रिंग माने, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ कि जैसे मैंने आपके अकाउंट में पैसा दिया, ऑनलाइन पेमेंट किया, तो गवर्नमेंट को पता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा कैश नहीं जाएगा, पहली चीज। और अगर गलती से कैश चला गया, सॉरी, गलती से ऑनलाइन चला गया, तो ये ट्रेस हो जाएगा, ट्रेसेबल होता है। तो हवाला के जरिए पैसा भेजा जाता है, इसी को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये बात थोड़ी बहुत 2-3% भी समझ में आई है तो आप लोग बताइए मुझे, फिर हम इस पे एक एक करके एक एक लाइन पे बात कर लेंगे। फिर आज के बाद आपको कभी भी फाटा से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। तो फाटा का मिशन क्या है? फाटा का मिशन है, देखिए मैं कमेंट इसलिए करने को कहता हूँ ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कितना समझा पाया। ऐसी मेरी ज्यादा हैसियत है नहीं समझाने की, लेकिन जितना भी आप समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, तो ये मुझे पता ऐसे ही चलेगा जब आप मेंशन कीजिएगा, है ना। अंतर्यामी होने का कोई दावा नहीं है मेरा। चलिए, तो ये प्रोटेक्ट करता है ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग के लिए। इसका मिशन ही है, और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2010 में। ठीक है, अचीवमेंट्स क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? अचीवमेंट्स क्या है? तो हाई लेवल एक टेक्निकल कंप्लायंस इंडिया ने इसके साथ ये किया है, टाई अप किया है, और फाटा स्टैंडर्ड को ही फॉलो कर रहा है वो। फाटा ने जो भी स्टैंडर्ड जो भी नॉर्म्स बनाए हैं, इंडिया उसे फॉलो कर रहा है। तो रेगुलर फॉलो कैटेगरी, ये जैसे कि सिमिलर टू टॉप G20 कंट्रीज के साथ, जो टॉप ये जो नॉर्म्स जो फॉलो किए जाते हैं G20 में, वही नॉर्म्स अब इंडिया कर रहा है। ठीक है, फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, और बैंक अकाउंट को और डिजिटल जो पेमेंट है, अब सबको आपस में मर्ज किया जा रहा है। तो काला धन अब जनरेट, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि काला धन जनरेट नहीं होगा, ब्लैक मनी फिर भी जनरेट होगा, लेकिन पहले से कम। ठीक है, सो प्रोग्रेस जो है इन इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है, और सैंक्शन भी लगाया गया है कि भाई अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, कोई कंपनी शामिल है, उस कंपनी ही बैंड हो जाएगी,
और जो भी पैसा होगा उसका फ्रीज हो जाएगा, यानी बैंक में जब्त हो जाएगा। फाटा के रेगुलेशन इतने कड़े हैं। इसकी भी तीन कैटेगरी है, बेसिकली ब्लैक और ग्रे में ही काम होता रहता है। अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, चाइना की वजह से इसको ग्रे में रखा गया है था, अब इसको हटाया गया है। ब्लैक लिस्ट का मतलब, ब्लैक लिस्ट कौन सी कंट्री है? नॉर्थ कोरिया। उसके साथ कोई लेन देन नहीं करेगा, उसके सारे अकाउंट फ्रीज रहेंगे। ठीक है। तो एफर्ट टू प्रिवेंट वेपन पॉलिफरेशन फाइनेंसिंग। तो अब देखो, काला ये मनी लॉन्ड्रिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये पैसा, ये जो अमाउंट है, मान लीजिए कि 100 मैं मान लीजिए कि मैं कोई जॉब नहीं करता और मेरे अकाउंट में 100 करोड़ आ रहे हैं। कौन भेज रहा है? कोई दोस्त है। तो जो भेजेगा वो क्या करता है, पहले उसका भी एक इंक्वायरी होना चाहिए, या फिर नोन में होना चाहिए कि भाई उसकी भी अपनी कोई 100 करोड़ कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। ठीक है। तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, या फिर पता होना चाहिए कि किस कोई कंपनी भेज रही है कहाँ, और ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो पैसे का कोई ब्लैक मनी का मतलब डजंट मीन कि वो कलर में ब्लैक होगा। इट मीन्स कि उसका गवर्नमेंट को पता नहीं है सोर्स क्या है, इनकम ऑफ सोर्स क्या है, ये नहीं पता होता है। तो जब आप नहीं बताते हैं तो वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब ये पैसा जो आ रहा है, क्या पता कोई टेरर अटैक करके लाया गया हो, किडनी वेपन से। जो मनी लॉन्ड्रिंग कई तरीके से हो सकता है, वो पैसा किसी का भी हो सकता है। आपने एक्सटॉर्शन किया होगा, किसी से लूटा होगा, कहीं चोरी की होगी, कहीं डाका डाला होगा। किडनी और का जो ऑर्गन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स के जो वो चलते हैं उस पे होगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पता ही नहीं कि भाई मैं सिर्फ 100 करोड़ भेज रहा हूँ, तो मैं कर क्या रहा हूँ, ये पता नहीं चल पाता। तो इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग, और ये पैसा जो है जब इकट्ठा अगर किसी टेररिस्ट ग्रुप को मिल जाए तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन ही। इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल जो फ्रॉड रजिस्ट्री और जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, पोर्टल भी इन्होंने फॉर इंटरनेशनल लीगल कोऑपरेशन के साथ बनाया है। ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे है, चैलेंजेस क्या क्या है फाटा के साथ, यानी इंडिया को? तो इंडिया को स्पेशली दिक्कत कहाँ पे है? सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी थ्रेट यानी सुरक्षा में के लिए जो खतरा है, ये आईएसआईएस और अलकायदा इन दोनों ने आपस में लिंकअप कर रखा है। अब यही अपना, कल को ये कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में कहीं इनका जो इंटरफेयर है वो ज्यादा बढ़ेगा फिर, है ना? और चैलेंजेस में क्या है? तो डिले, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस बहुत ज्यादा धीमी गति से चलते हैं। मनीष सिसोदिया और जो केजरीवाल पे चल रहे हैं वो ईडी के केसेस हैं। ध्यान रखिएगा, सीबीआई और ईडी में जमीन आसमान का अंतर होता है। सीबीआई एक केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ठीक है, लेकिन ईडी जो होती है उसके पास जब तक ट्रेल नहीं आएगा तब तक वो फाइल ओपन ही नहीं करेगी। इट मीन्स कि अगर मामला ईडी को दिया गया और ईडी ने चार्जशीट लगाई है, तो आज नहीं तो कल आपको जेल जाना ही पड़ेगा। कन्विक्शन रेट कम है, इसलिए कि इसकी गति बहुत, इसका जो स्पीड अप है वो स्पीड अप नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें। बहुत सारी चीजों को खंगालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना? कोर्ट में भी देखो बैकलॉग और लिमिटेड सुपरविजन ही हो पा रहा है। तो ये सब चैलेंजेस है, ये रिगार्डिंग इंडिया को लेकर, है ना? और हम जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिकली एक्सपोर्ट जो एक्सपोज्ड पर्सन है उसको ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर छुटभैया नेता के पास भी 100 करोड़ तो बहुत ही छोटी सी जगह में है। 10-15 करोड़ तो लोग ऐसे ही आजकल फूक दे रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, टिकट फिर भी नहीं मिलता, है ना? चलिए, अब बात कर लेते हैं। तो लिमिटेड ओवरसाइट ऑफ द, ये जो एनडी एफबीपी है, यानी डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल सेक्टर्स, इस पे भी नजर कम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये जैसे आपने किसी से, ये पैसा इसका सोर्स क्या है ये पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। ठीक है, आइडेंटिफाई करना। तो सजेशन क्या होगा?
सजेशन होगा फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी सुझाव जो है, सुधार के लिए सुझाव क्या आप दे सकते हैं कि भाई जो बेटर ट्रैकिंग ऑफ पी पीईपीएस के लिए इसको ट्रैक बढ़िया से कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड ओवरसाइट ऑफ डीएन, एफबीपी, एफबीपी सेक्टर्स के को हम थोड़ा सा देख, इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं जो अभी तक नजर में नहीं आ रहे हैं, है ना। क्विक एक्सेस जो एसेट है उसको फ्रीज करने के लिए, और जो टेरर फाइनेंसिंग जो केसेस है उसके लिए हमको क्या करना होगा, क्विक रिएक्शन देना पड़ेगा, जल्द से जल्द करना होगा। क्योंकि टेरर, देखो कोई भी टेरर की बात करें ऑर्गेनाइजेशन, बिना पैसे के कोई नहीं चलता, 10 दिन नहीं चल पाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, XYZ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। गाड़ी आपके पास है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो चलेगा कैसे, है ना। चलिए, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो कॉर्पोरेट मॉनिटरिंग सिस्टम को भी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। कॉर्पोरेट कहीं चंदा जो उसको दे रहे हैं वो पैसा कहीं उनके पास तो नहीं, टेरर फंड में तो नहीं जा रहा, मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं आ रहा, ये सब चीजें। जैसे कि एक आरोप, अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके बताता हूँ जो नोट्स में नहीं, थोड़ा सा अपडेट करंट है वो इसलिए बता रहा हूँ। जैसे अभी कहा गया कि जो जो पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा दिया जाता है, ठीक है, तो पॉलिटिकल जो ये जो आपका क्या कहते हैं
हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही है मेरी? एक सेकंड। जी। हाँ, देखिए अब प्रॉब्लम मॉर्निंग से ही हो रही है मुझे। चलिए, कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा हो रहा है। आ, अभी थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई थी। उन्होंने कहा कि आज कनेक्शन ही नहीं आएगा, और ये देखिए आपके सामने कनेक्शन आ गया है। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है। सो हम इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसके लिए सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट था, ये हो गया। अब ज़रा जल्दी से बताइए कि क्लियर है ये चीज़ें। चलिए, फाटा के बारे में थोड़ा सा, हाँ जल्दी से थोड़ा सा बता दीजिए, कमेंट कीजिएगा तो मेरे मेहरबानी होगी मुझ पे। ठीक है। हम्म। चलिए। चलिए। ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा फाटा के बारे में क्या है, ये आपको प्री के लिए थोड़ा सा अलग से करना है, क्योंकि अभी प्री का टाइम चल रहा है। तो प्री के लिए थोड़ा सा कॉशियस होके चलिए। फैक्चुअल थोड़े कम रहेंगे, लेकिन हो सकता है वो पूछ ले। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मेंबर्स कितने हैं, इंडिया कब इसमें इसका मेंबर बना, छोटी मोटी चीजें, बेबी स्टेप। ठीक है। इसका काम क्या है, ये भी इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर प्री एग्जामिनेशन। ओके। अब इसके क्लासिफिकेशन पे बात करें तो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट होता है। पाकिस्तान इसी में ही ग्रे लिस्ट में आया था। नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार को रखा गया है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो क्या क्या चिंताएं, कंसर्न्स हैं, वो सब तो देख लिया हमने। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, बस इतना ही आपको करना था प्री की रिगार्डिंग। बाकी आप मेंस में आप इसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है। अच्छा, बाय द वे, मैंने एक वधावन पोर्ट का जो क्वेश्चन है वो भी रिफ्रेम करके दिया है आप लोगों को, मिल गया होगा। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर नहीं समझ में आएगा तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, अभी ये तो हमें डायरेक्ट फॉर्म में ही करना है, यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है। न्यूज इन शॉर्ट्स। देखिए, सैन्य क्षेत्र में अगर हम बात करें, उत्तरदायी एआई यानी अकाउंटेबल है, ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई इन मिलिट्री। ये मेंस में भी आ सकता है इसके, क्योंकि अब हालांकि मेंस में बहुत ज्यादा इसमें चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मिलिट्री पर्पस उसका एक अलग है, लेकिन उसके स्कोप कहाँ कहाँ है ये आपको थोड़ा सा मेंस के पर्पस से जानना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम बात कर लें कि ब्लूप्रिंट है ये जो मिलिट्री के अंदर, हमें एआई को, एक रिस्पॉन्सिबल एआई चाहिए। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए, एक्शन एक्शन फॉर एक्शन ऑन ब्लू रिस्पॉन्सिबल एआई, एआई के बारे में। ठीक है। इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी इसका जो अनाउंस हुआ था, सबमिट हुआ 2024 में, ये हुआ है साउथ कोरिया का सियोल में। ठीक है। और ये कानूनी, एक कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी, ध्यान दीजिएगा, गैर बाध्यकारी का मतलब क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट दे रहा है बेसिकली। ठीक है। यानी कि ये नॉन बाइंडिंग है ये। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग का मतलब गैर बाध्यकारी, इसको याद रखिएगा। प्री में ये काम आ जाएगा। चांसेस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी आप कह नहीं सकते। बस एक पॉइंट यहाँ पर प्री के लिए इंपॉर्टेंट। अब ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है ब्लूप्रिंट एक्शन फॉर एक्शन के लिए, ये 23 में भी एक बार कंडक्ट हो चुका है। तो एआई को शुड प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, नॉट थ्रेटन देम।
तो सिक्योरिटी के लिए है, सभी जो स्टेक होल्डर है उनके साथ ये मिलके मंच जो है एक ग्लोबल उसको बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है। एआई कहाँ कहाँ पे काम कर सकता है, मुद्दा ये है। तो एआई पर भी क्वेश्चन एक अलग से फ्रेम हो सकता है साइंस एंड टेक में, उसके यूजेस पे, उस पर हम अलग से बात कर लेंगे कभी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर एआई का इफेक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है। सो रिस्क अवेयरनेस की बात अगर हम करें तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्टेबिलिटी को हमें क्या देना है, बढ़ावा देना है। ठीक है। ना कि इसको खतरे में डालना, यानी शांति को खतरे में डालने के लिए एआई को हम उसका एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं, वो भी मिलिट्री पर्पस में, है ना। ध्यान दीजिएगा, मिलिट्री पर्पस की बात हो रही है यहाँ पे। तो इंटरनेशनल, अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, तो हमें क्या करना होगा, जोखिम उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप यूपीएससी के एग्जाम देने जाने से पहले आपको किन किन, आपका जो कोर एरिया है उसमें कहाँ कमी है, अगर आपको ये पता है तो आप उसको डील इजीली कर पाइएगा, राइट। ठीक है। सो सबसे पहले आपको जोखिम के प्रति, रिस्क के लिए आपको क्या करना होगा, एक अकाउंट ये तो करना ही पड़ेगा। जैसे रिस्क अवेयरनेस, यानी रिकॉग्नाइज पोटेंशियल रिस्क सच एज आर्म रेस। अब कोई, हर कंट्री अपना आर्म रेस ना स्टार्ट कर दे, ये भी देखना होगा एआई के जरिए, है ना। मिस कैलकुलेशन हो सकता है, एक हथियारों की दौड़ हो गई, अवेयरनेस की बात है। गलत अनुमान या संघर्ष बढ़ाने का खतरा भी बढ़ सकता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट एक्सक्लेट कर सकता है, लोअरिंग कॉन्फ्लिक्ट जो थ्रेशोल्ड है उसके लिए। ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए देखा जा रहा है, बट यहाँ पे इसके ये भी खतरे हैं। एआई का खतरा ये भी है कि अब कल को आप ऐसे, मैं एज फॉर असिस्टेंस आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आप बराक ओबामा ने या फिर उनके प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, सॉरी, डोनाल्ड ट्रम्प। अब ये क्या करेंगे, इनका एक एआई मॉडल ये करके सब जगह स्प्रेड कर दिया गया कि उन्होंने किसी कंट्री के लिए अनाप शनाप बोला, 1 मिनट। तो जल्दी से फिर क्या करना होगा, सीआईए को ये डिक्लेरेशन देना होगा कि भैया हमने नहीं कहा है, ये हमारा वीडियो नहीं है। कल को मोदी जी के साथ हो सकता है ऐसा, कल को किसी एक्स वाई जेड के साथ हो सकता है। तो अगर एक पर्सन टू पर्सन की बात है कि मैंने शुभो के लिए या शुभो ने मेरे लिए कुछ कह दिया, तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, एज अ इंडिविजुअल ही फर्क पड़ेगा, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में अगर ये प्रॉब्लम आ गई, तो मान लो कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई या इंडिया ने कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं किया, बट इंडिया का एक एआई से जनरेट करके हमने एक स्टेटमेंट डलवा दिया कि आज रात के 9 बजे पाकिस्तान पे बम गिरेगा, हम मिसाइल से अटैक करेंगे। लो, पहले से टेंशन है, अब एक नया टेंशन, है ना। तो ये एक खतरा है इसका। तो मानव नियंत्रण पर बल होना चाहिए, नहीं, ह्यूमन कंट्रोल तो होना ही चाहिए। एआई अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए। एआई, देखो मैं फिर वही कहूंगा कि जैसे कि आप एटम बॉम्ब की बात करें, तो भैया उसका आप कंट्रोल में जब तक रखोगे आपके लिए फायदेमंद है। अनकंट्रोल होगा तो क्या होगा, यानी कोई एक अथॉरिटी तो चाहिए, क्योंकि ये कोई ग्लोबल गवर्नमेंट जो गवर्नेंस का मामला नहीं है, क्योंकि एआई तो घर घर बैठे यूज हो रहा है, कोई भी यूज कर रहा है, ओपन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो मानव नियंत्रण पर बल होना चाहिए। परमाणु हथियारों का उपयोग जैसे महत्वपूर्ण निर्णय में मानव भागीदारी अनिवार्य है। ये नहीं कि एआई को हमने दे के छोड़ दिया कि भैया कल को अटैक होगा तो आप अटैक कर देना ऑटोमेटिक, ये सब नहीं। जो परमाणु मुक्त विश्व का लक्ष्य का समर्थन करता है, ये लाइन आप ले सकते हैं। एआई का अगर आपको यूजेस दिखाना है कि आप इसका पॉजिटिव वे में कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। एआई के खतरे कम नहीं है, लेकिन उस खतरों, इस खतरा तो हर चीज में है भाई, खतरा तो हर चीज में है ना। बट आपको क्या करना होगा, वही कहने को तो गैस का सिलेंडर भी है, वो भी एक चलता, एक बॉम्ब की तरह है वो भी।
तो इट्स अप टू यू कि आपको केयर के साथ थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सैन्य क्षेत्र में उत्तरदायी एआई का क्रियान्वयन, यानी इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबल एआई इन द मिलिट्री। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं? एआई एप्लीकेशन मस्ट बी इथिकल, इथिकल तो होना चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, एंड कंप्लाई विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ, यानी राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होना चाहिए। और ये बहुत ही जनरल सा आंसर है, इस पॉइंट को आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फोकस ऑन रिगरस टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। तो सैन्य क्षेत्र में अब जैसे देखो, विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त परीक्षण और मूल्यांकन प्रोटोकॉल पर जोर दिया गया है, यानी कि रिगरस होना चाहिए। भाई एक ट्रस्टेबल चीज तो होनी ही चाहिए, एआई कंट्रोल से बाहर नहीं होना चाहिए। तो देयर आर सम प्रोटोकॉल्स जो एआई को क्या करना चाहिए, एक रिलायबिलिटी भी होगी, होनी भी चाहिए, और सेफ्टी भी होना चाहिए। ठीक है, तो एआई की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त परीक्षण और मूल्यांकन प्रोटोकॉल पर जोर दिया गया है, ये होना चाहिए। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा रहा है, ये प्री का थोड़ा सा कम पार्ट है, मेंस का ही ज्यादा है। ठीक है, इसको आप मेंस के लिए रखिएगा। अब ये लिख दिया है मैंने, अब लिख दिया है इसका मतलब कि अब आप फोकस करके चलिएगा इसको। ठीक है, कि अब 99% आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं साझा समझ और उत्तरदायी जो एप्लीकेशन है, स्टैंडर्ड जो है, नॉर्म्स है, उसको बढ़ावा देने के लिए खुले संवाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि इनकरेज ओपन डायलॉग फॉर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन स्टैंडर्ड। ये लाइन अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में लिखते हैं अपने आंसर में, इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, सामने वाला लाजवाब होगा, मैं फिर कह रहा हूँ। ये सब लाइनें मेंस की बहुत ही प्रिसाइज मैनर में हैं, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं एज इट इज। ठीक है, सैन्य क्षेत्र में एआई की भविष्य की जो शासन प्रणाली होगी वो क्या होगी भाई, यानी फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ एआई इन द मिलिट्री डोमेन, मिलिट्री डोमेन में क्या होने वाला है। तो हम एक आप ये वाला जो है भविष्य में, ये इंटरव्यू का भी लाइन है, क्योंकि ड्रोन है, अभी देखिए ऐसे समझो, ड्रोन है उसको भी एआई ऑपरेट कर सकता है, अनमैन्ड जो व्हीकल है उसे भी एआई यूज कर सक इंडक्ट हो सकता है उसमें एआई। और ऐसे तो एआई की बहुत सारे यूजेस गवर्नमेंट भी खुद कर रही है, अभी कुंभ का एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें एआई का बहुत ज्यादा यूजेस हैं। चलिए, तो शासन चर्चा खुली और समावेशी होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, अच्छा, जो वैश्विक विविध दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हो, यानी कि सभी देशों के, जो मोटे बड़े बड़े देश है, सिर्फ 5 देश और 10 देश कंट्री मिलके नहीं, सभी कंट्री जो प्रोमिनेंट कंट्री है, बड़े हैं छोटे हैं जो भी है, उनका भी कंसर्न होना चाहिए। अगर वो भी पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो आप एक जो समावेशी, समावेशी का मतलब हो गया यहाँ पे इंक्लूसिव, डाइवर्स जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है तभी सामने आएगा, सबकी बात सुनी जाएगी। जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्लास का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो सबकी बात मैं सुनता हूँ, किसी एक की बात नहीं सुन रहा हूँ, है ना। तो सबको अपनी अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, है ना। फोकस ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू बिल्ड कैपेसिटी एंड क्लोज नॉलेज गैप इन रिस्पॉन्सिबल एआई यूजेस। उत्तरदायी एआई का उपयोग में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्षमता निर्माण, यानी कि जैसे आप लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो उसमें कहते हैं भैया आई एम अ चैट जीपीटी एक्सपर्ट, तो वो हाईली स्किल्ड है, जो पर्सन है वो हाईली स्किल्ड है।
तो एक स्किल्ड आपको एक वर्क फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो इंडिया के पास ये भी नहीं है, और मिलिट्री में तो थोड़ा सा और भी दिक्कत है ना। तो एक अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल एआई यूज में क्या करना होगा आपको, पहले कैपेसिटी बिल्डिंग एंड जो नॉलेज का जो गैप है उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को जरूरी है कि भैया अमेरिका से कुछ सीख लें, कुछ ब्रिटेन से सीख लें, कुछ रशिया से सीख लें। लर्न करने के लिए तो इस पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो डेवलप कंट्री है वो इस चीज में बहुत आगे जा चुके हैं। नाम सुना होगा, F-35 नाम सुना है लोगों ने। अभी अभी तक का सबसे लेटेस्ट एयर फाइटर प्लेन है, अभी तक का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा माना जा रहा है। एआई का भी बहुत उसमें डाला वो उसमें यूजेस किया गया है। यानी इंडिया तो अभी मैनुअली ही काम नहीं कर पाया, वहाँ एआई भी इंडक्ट होके वो मार्केट में आ चुका है। तो सैन्य क्षेत्र में उत्तरदायी एआई को डेवलप करने, विकास और तैनाती का समर्थन करने वाले ढांचे का बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। यानी कि इसका एम ये है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट करें जो एआई को सपोर्ट भी करे, रिस्पॉन्सिबल बनाए और खुद से डेवलप, क्योंकि एआई खुद को डेवलप करने की क्षमता रखता है, उसके पास पोटेंशियल है। ठीक है। तो मिलिट्री सेक्टर में एक फ्रेमवर्क के तहत काम होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है। स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, इवैल्यूएशन और रिग्रेस टेस्टिंग होना चाहिए, प्रोटोकॉल को हर वक्त फॉलो करना होगा। नहीं तो ये वो बम है जो आपके हाथ से कभी भी फट सकता है, क्योंकि इसका इसका सबसे जो बैड इम्पैक्ट है कि ये खुद को डेवलप कर सकता है, प्रॉब्लम यहाँ है। तो ह्यूमन के लिए कभी भी, एग्जिस्टेंस के लिए ही कभी ये क्या खतरा ना हो जाए। ठीक है शुभु एंड राज, चलो। अब यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी, मेंस के लिए ही था जनरली। क्लियर है सभी को? प्लीज टेल मी, लेट मी नो। चलिए। जी चलिए, बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलते हैं, ऑपरेशन चक्र थर्ड। इसका ये तो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये तो प्री के लिए ही होगा, और तो मेंस मेंस में इसका लाइन नहीं मिलने वाला। क्यों चक्र, क्यों ऑपरेशन चक्र का नाम से ही आपको लग रहा होगा कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, ऐसा साउंड कर रहा है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है। आईएएस प्री, तो जहां पे आप, ये ग्रे एरिया है जहां पे आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए, मतलब इसीलिए इसको ये इंपॉर्टेंट डाला गया इसमें। तो फेज थर्ड है इसका, चक्र तीन, है ना, ऑपरेशन चक्र। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डिसमेंटल अ साइबर क्राइम नेटवर्क यूजिंग वर्चुअल एसेट एंड बुलियंस। तो जितने भी वर्चुअल एसेट्स बनाए गए हैं, ठीक है, बुलियंस के माध्यम से, जो साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त किया, किसने किया, सीबीआई ने किया। कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन चक्र थर्ड। क्या किया इसमें इन्होंने, जो भी वर्चुअल जो एसेट्स बनाया गया था, अटैक अटैक करके जो भी अपना, ये सबको इन्होंने क्या किया है, डिसमेंटल किया है साइबर क्राइम नेटवर्क को। ठीक है। तो इसके लिए कोलैबोरेशन इन्होंने किया था। इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, तो एफबीआई के साथ इन्होंने अपने इसको शेयर किया था, पार्टनरशिप किया था एफबीआई अमेरिका की, जैसे हमारे यहाँ की सीबीआई है, यहाँ इनकी एफबीआई थी। ठीक है। चलिए, ऑपरेशन चक्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको लॉन्च किया था सीबीआई ने 2022 में। ठीक है। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, इंटरपोल को भी इसमें ये किया गया है। तो कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइज्ड साइबर इनेबल फाइनेंस क्राइम नेटवर्क है ये। ठीक है। 2002 में इसको स्टार्ट किया गया, और ये इनिशिएट
फेज फर्स्ट जो इसमें तीन फेजेस है ना। 2022 में स्टार्ट किया गया, फिर सेकंड 22 में ही स्टार्ट हो गया था, थर्ड जो है 24 में, जिसका नाम ये रखा गया है, चक्र थर्ड। ठीक है। तो इंटरपोल की सहायता से संगठित अपराध, यानी कि अब ध्यान से रुकना थोड़ा सा, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे एक टर्म्स है, संगठित साइबर अपराध। जो भी आप फाइनेंशियल जो क्राइम हो रहा है नेटवर्क, उससे निपटने के लिए लॉन्च किया गया था, इसके लिए। अब आप थोड़ा सा जीएस थर्ड में जाइएगा। ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम नामक एक टॉपिक मिलेगा आपको। ये कितने लोगों को पता है? संगठित अपराध। ठीक है। आने वाले समय में ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम में अब साइबर भी बड़ा बड़ा नेक्सस चल रहा है। आप यहाँ एक जगह छापा मारोगे, 10 जगह उसके ब्रांचेस और मिलेंगे। जी। वर्ड सुना है, ओके। ठीक है। नहीं तो अब, नहीं 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 मिसबा जी, थोड़ा सा अब इसको और एक्सपेंड कीजिए। अब ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो साइबर बेस्ड है, हो गया है। ये भी अब एक नया जो टॉपिक से अब क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा। टेररिज्म तो पुराना हो गया, 10 साल से चला आ रहा है। अब ये नया है। इसको मेंस के लिए हो सकता है इस टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन बने। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए, क्योंकि अब डेली डेली जो वर्ल्ड है हमारा चेंज हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि सीबीआई चला रही है, कौन सा चलाया, कौन सा फेज आउट है? कोई भी डाउट हो जल्दी से बता दो। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, और ये इस पॉइंट से मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको अलग से मेंशन कर लो, हो सकता है कल को आपको देखने को मिले भी क्वेश्चन। क्योंकि यूपीएससी ने अभी तक जो अनटच्ड जो टॉपिक है, अब उसकी बारी है। जैसे कि अ, मैं सोच भी रहा था 2-3 दिन पहले कि अचानक यूपीएससी को ऐसा क्या हुआ कि एंशियंट हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे। तो अनटच्ड था वो, सब लोग आते हैं और सॉरी। तो अब अनटच एरिया जो है, अब उसको किया गया है। ठीक है। चलिए, वैसे वैसे ग्रे एरियाज जहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए वहां से पूछा जा सकता है। स्लो आ रहा है? अच्छा, मेरी आवाज स्लो आ रही है अभी भी? बाकी लोगों को भी मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? मैं स्लो बोल ही रहा हूँ, लेकिन माइक एकदम बगल में है, तो मेरी आवाज प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है। ना मैं इससे ज्यादा चिल्ला के बोल भी नहीं पाऊंगा। ठीक। चलिए। चलिए, दूसरी अरिहंत क्लास की श्रेणी की सेकंड अरिहंत क्लास, सबमरीन। अरिहंत क्या है? सबमरीन, पानी की जो नीचे चलती है बोट है ना। आइनस अरिघात। इसको नौसेना ने, हमारी नेवी ने क्या किया, इंडियन नेवी ने कमीशन किया, यानी शामिल किया। कमीशन का मतलब होता है शामिल करना। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेंस में तो आएगा नहीं, बट प्री में थोड़ा सा चांसेस है आने के। मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है। अरिघात इसको शामिल किया गया। क्यों? तो ये सेकंड अरिहंत क्लास जो है सबमरीन है, इंडक्ट किया है इंडियन नेवी ने। और ये इंडिया में ही हुआ है। इंडियन जो फ्लीट है
ये एसएसबीएन क्या होता है? शिप सबमरीन सबमर्सिबल, ठीक है, बैलिस्टिक एंड न्यूक्लियर पनडुब्बी है ये। तो दो हो गए। तो नाउ कंसिस्ट ऑफ टू सबमरीन, इंडिया के पास अब दो हो गए परमाणु पनडुब्बी। पहला का नाम आईएनएस अरिहंत तो था ही, अब आईएनएस अरिघात भी हो गया है। घाट भी है, कहीं घात भी है, तो घात लिखिएगा, ट लग दिया है यहाँ पे, अरिघात होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंडियन न्यूक्लियर पावर जो सबमरीन है अरिहंत क्लास की। इसको डेवलप किया गया है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल। ये प्रोजेक्ट है बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजिकल वेसल परियोजना के तहत स्वदेशी रूप से विकसित है ये, इंडिजीनियसली है, ठीक है। अब अरिहंत के बारे में थोड़ा सा जान ले, तो इसको 2016 में कमीशन किया गया था, ठीक है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो भी लगाया गया है, लॉन्च किया गया था कि भैया ऐसे चला के देखते हैं ये चलता है कि नहीं, तो बिल्कुल चला, ठीक है। तो सक्सेसफुली लॉन्च अ सबमरीन लॉन्च जो है बैलिस्टिक मिसाइल इन 2022 में। फिर इससे वो भी हमने फायर करके देख लिया, ये भी चल गया, ठीक है। अब आते हैं कैपेसिटी ऑफ केयरिंग की बात करें, ठीक है, अप टू 4K4 ये इसकी कैपेसिटी है, यानी कि कितना वजन उठा सकता है, ढो सकता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब टाइम पास वाली चीजें हैं, इसे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अगर पूछा साइंस एंड टेक में, ध्यान रखना राज, क्या करना है आपको सीधा या तो आ रहा है, नहीं तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसको भी आप लोग चेक कर लेना, ये कितना परफेक्ट है, ठीक है। अब ये जो हमारा ये जो इसका लीज है, बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, कि ये अकुला श्रेणी का लीज मिला है इसको। अकुला श्रेणी बेसिकली ये रशिया का है, ठीक है। अकुला क्लास लीज मिला है 2019 में, ठीक है, जो पावर न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, रशिया से 10 साल के लिए मिला था इसको, अकुला श्रेणी का 2019 में मिल गया है। 3 बिलियन की लीज पे लिया गया था। तो सिग्निफिकेंस ये है कि भाई अब इंडिया के पास एक नहीं दो दो सबमरीन हो गई, वो भी न्यूक्लियर वाली, न्यूक्लियर वेपन से इक्विप्ड है ये, ठीक है। तो परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो जो न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी जो है ये इंडिया की अच्छी हो गई, ठीक है। अब ये सब अच्छी हो गई, ठीक है, ये सब अब ये सब आपको प्री में काम नहीं आने वाला, ठीक है, बट थोड़ा सा सुन लो कि नो फर्स्ट यूज की नीति है, अ, रणनीतिक इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, बूस्ट टू नेवल पावर भी बूस्ट करेगा, नौसैनिक शक्ति में वृद्धि होगी, ठीक है। काम की चीज सिर्फ इतनी थी। क्लियर है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आज तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी क्लास ले रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पर एहसान कर रहा हूँ, मैं खुद पे एहसान कर रहा हूँ। आपका सिलेक्शन मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो प्लीज थोड़ा सा, अब यूपीएससी का फॉर्म निकल गया है तो आप आराम से फिल कीजिए और लग जाइए, ठीक है। सब कुछ भूल के लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पहले रिजल्ट, ठीक है, बाद में कुछ और। चलिए वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज एक सरफेस है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, VLSR सैम। VL का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वर्टिकल लॉन्च, यानी कि वर्टिकल का मतलब खड़े ऐसे ऐसे ही लॉन्च कर देना है इसको, ठीक है। ये सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर का मतलब हुआ जमीन से आसमान में मारेगा, कोई भी प्लेन आ रहा है उसको डिटेक्ट करके उड़ा उसको। किसने बनाया है भाई, DRDO ने बनाया है। कहाँ टेस्ट हुआ है, चांदीपुर में, उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। तो एक वर्टिकल लॉन्चर से इसको सरफेस से ही क्या किया गया था, टेस्ट किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, टाइप क्या है इसका, वर्टिकल
वर्टिकल जो लॉन्च है शॉर्ट रेंज का होगा, ध्यान देना। इट्स नॉट अ लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज का होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल होगा। यहाँ भी ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे एयर टू एयर कर दिया, सरफेस टू सरफेस कर दिया तो भी दिक्कत है। ये सरफेस टू एयर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। और ये विद इन ऑल वेदर कैपेबिलिटी होगी इसकी, ठीक है। पर्पस क्या होगा? डिजाइन बाय द इंडियन नेवी टू काउंटर रेंज ऑफ एरियल थ्रेट, इंक्लूडिंग जो क्लोज रेंज है, सी स्कीमिंग टारगेट वगैरह जो है। तो भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया गया है, भारतीय नौसेना के लिए क्लोज रेंज वगैरह जो है, सी स्कीमिंग लक्ष्यों को मुकाबला करने के लिए, नहीं उसको हिट करने के लिए, ठीक है। कोई भी अगर खतरा होता है, एरियल थ्रेट है अगर है, अगर ऊपर से कोई आ रहा है, ड्रोन, ड्रोन के लिए तो नहीं होगा लेकिन कोई फाइटर प्लेन आ रहा है दुश्मन देश का, तो उसको हिट करने के लिए काम आएगा, ठीक है। फीचर क्या है इसका? तो ये इंडिजीनियस है, ऑब्वियस सी बात है यार, रेडियो फ्रिक्वेंसी काम करेगा, और ये अपना टारगेट जो है प्रिसाइज टारगेटिंग के लिए जाना जा रहा है, यानी कि मार के ही दम लेगा, हिट करके ही दम लेगा, ठीक है। अब इसका डेवलपर की बात करें तो डेवलप्ड बाय द, ये डीआरडीओ ने बनाया है तो सबको पता ही है, ऊपर भी मेंशन है ना, डीआरडीओ देख लीजिए। बस आपको दो तीन लाइन यहाँ पे देख लेनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बट ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। आई थिंक एक बार शायद वीएल एस आर सैम पूछा गया है, नहीं पूछा गया तो हो सकता है पूछ ले, बहुत छोटी सी चीज है, कभी नजर में ना आए तो इसलिए ध्यान में, ठीक है। चलिए, अब आते हैं जरा सा एनवायरनमेंट पे, बड़ा टॉपिक है तो इसका हम एनवायरनमेंट वाले सेक्शन पे चलते हैं, आइए। चलिए, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आईएएस मेंस के लिए कुछ कुछ चीजें प्री के लिए हो सकती हैं बट बहुत ज्यादा नहीं, वो मैं अभी आपको करवा दूंगा, ठीक है। जल संचय, ये टॉपिक हमारा है, यहाँ पे देख लीजिए, जल संचय जन भागीदारी है ना, नाम ही है स्कीम का, ठीक है। ये स्कीम बेसिकली इट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, उसके लिए है, ठीक है। थोड़ा सा एक रफली सुन लो पहले। ये गुजरात में बेसिकली इसको लॉन्च किया गया, नहीं नहीं अभी ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है, रेस्ट हो जाएगा, रात में तो सोना ही है ना। हाँ, सुनो, सूरत में, ये गुजरात के सूरत में हुआ है, जल संचय जल भंडारी भागीदारी, जन भागीदारी, जन भागीदारी मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसको इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसका एम है जो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए वाटर कंजर्वेशन, यानी पानी की को स्टोर करना, सुरक्षित करना, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव जो है, जो लिया गया है, यानी ये जो पहल की गई है, ये 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए टारगेट कर रखता है, यानी एक बड़े लेवल पे जो भी कैच द रेन, बहुत सारे कंट्री में और भी चीज चल रही है, आसमान से जो भी बारिश होगी, रेन होगा, उसको कहीं एक जगह पे स्टोर कर लें। एक तरह से समझो कि बारिश है तो बर्तन रख दिया, कटोरे या गिलास रख दिया, उसमें पानी आके स्टोर हो रहा है ना, तो उस तरह से स्टोरेज हार्वेस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस स्ट्रक्चर को बनाने का ये टारगेट रखता है, ये जो जल संचय जन भागीदारी, ठीक है। तो गुजरात में ये सक्सेसफुली जल संचय मॉडल पर ही बेस्ड है बेसिकली, और इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है के जरिए वाटर कंजर्वेशन के लिए एक बिहेवियर चेंजेस भी होगा। बिहेवियर का मतलब कि लोग जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें भी चेंज आएगा, लोग ज्यादा अवेयर होंगे, लोकल नॉलेज उसमें यूज होगा, और ओनरशिप को भी प्रमोट किया जाएगा इसमें। ओनरशिप का मतलब कि शुभो का हो गया ये, एक राज का हो गया, एक अ, मोहित जी का हो गया, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि उड़ीसा में का एक पानी पंचायत है,
बुंदेलखंड का आपको एक मिलेगा अ, जल सहेली, है ना। तो मिशन ककातिया भी है, क्या ये तेलंगाना में है। नेहरू चेतु चेट्टू ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब नाम आपको अभी मिलेगा, ठीक है ना। तो कुछ इसके ये मिशन में बेसिकली अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से ये चल रहा है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, जैसे कि राजस्थान में जोहड़ है, जिस वहाँ भी वाटर को स्टोर किया जाता है। और इरी है तमिलनाडु में। ये सस्टेनेबल स्टोरेज का एक अच्छा मॉडल भी है, बट चैलेंजेस भी है, क्योंकि लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। लोकल वॉइस को इग्नोर करना, या जो सेरिमोनियल जो इन्वॉल्वमेंट को एड्रेस करने की जहाँ जरूरत होगी, है ना। तो आगे चल के जो एक्सेसिबल जो वाटर डेटा है वो चाहिए होगा। कॉर्पोरेट आपकी जो फंडिंग है ना, CSR फंडिंग, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्ट है जो 2013 वाला, उसके अंडर भी आप इसको फंड कर सकते हैं। और मॉडल टेक्नोलॉजी जैसे सोलर फिल्ट्रेशन है, डिजिटलाइजेशन है, उसको प्रमोट करना होगा। तो इनिशिएटिव जैसे जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना भी इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। मोटी मोटी चीजें मैं ये इसलिए बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा सा एक रफली आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये टॉपिक किसके बारे में है, ठीक है। तो ये देखो, जल संचय, जन भागीदारी, ठीक है। इस मिशन से क्या होगा, गुजरात में चल रहा, कहाँ चल रहा है, गुजरात में, ठीक है। ये देखो कहाँ पे चल रहा है, लोकेशन क्या है, गुजरात। एम क्या है, कम्युनिटी ड्रिवन वाटर कंजर्वेशन, यानी समुदाय आधारित होगा। सभी लोग मिलके पानी इकट्ठा करेंगे, स्टोर करेंगे, है ना। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आपको जाना नहीं होगा, आपको ऐसे मॉडल डेवलप करने होंगे जिससे कि बारिश का पानी ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाए, उस पानी को बचा के रखना। तो टारगेट रखा गया है कि 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, बनाना, ठीक है। चलो, अप्रोच क्या होगा, तो एक इससे क्या होगा, बिहेवियर जो चेंज पैटर्न है जो लोगों का, उसमें चेंजेस आएगा थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। प्रमोशन होगा ऑफ लोकल नॉलेज को, और ओनरशिप को भी मिलेगा कि भैया आप उसको ओन भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे कि उड़ीसा का जो पानी पंचायत है, और बुंदेलखंड का जो है ये जल सहेली, ये अच्छे, दे आर द गुड एग्जाम्पल, ठीक है। तो सक्सेसफुल मॉडल ये ऑलरेडी चल रहा है, जैसे आपका मिशन काकातिया जो है ये चल रहा है तेलंगाना में। नीरू चेटू जो है ये चल रहा है आंध्र प्रदेश में। ट्रेडिशनल सिस्टम में अगर हम बात करें तो जोहड़ राजस्थान में है, ईरी तमिलनाडु में है, ठीक है। सो बट इसके चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस है कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, और लोकल वॉइस को इग्नोर कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो सेरिमोनियल जो इन्वॉल्वमेंट है ये भी थोड़ा सा चैलेंजेस हैं। अच्छा, तो रिकमेंडेशन क्या करना चाहिए भाई, रिकमेंडेशन को बाद में करेंगे थोड़ा सा। तो रिलेटेड इनिशिएटिव क्या है, ये ऑलरेडी जल जीवन मिशन तो चल ही रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का। अटल जो भूजल योजना है ये भी चल रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले से काम, ये अभी बिल्कुल नहीं फ्रेश इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, नहीं। वो स्टेट गवर्नमेंट का है, बट नेशनल लेवल पे ये दो मिशन ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये आपके मेंस में तो आ ही जाएगा। प्री के लिए अभी जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको टिक आउट उसको करवा ही दूंगा, ठीक है। सो रिकमेंडेशन क्या है कि एक्सेसिबल वाटर डेटा होना चाहिए कि कहाँ पे कितना पानी है। और जब तक पता कैसे चलेगा, डेटा होगा तभी तो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग के लिए भी दी जा सकती है, वाटर फॉर किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। आप इसके लिए यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि सोलर फिल्ट्रेशन हो, लगा दिया गया और वो ऑलरेडी पानी फिल्टर होके ही जाएगा, ये भी ठीक है। क्लियर है। डेस्टिनेशन, ठीक है। डी सैलिनेशन जो है वो भी कर सकते हैं। डी सैलिनेशन का मतलब कि
जहाँ पे गाद जम जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि नदी का पानी जब आता है तो बहुत सारे गाद लेके आता है, यानी कीचड़। तो डिसैलिनेशन जो है, अब ये क्या कर रहा है, सैलिनेशन का मतलब कि पानी खारा जो हो रहा है उससे भी बचा जा सकता है। उसको भी अगर फिल्टर वगैरह यूज कीजिएगा तो वो पानी स्टोर हो जाएगा। क्योंकि कंटामिनेट तो होगा ना, अगर मान लीजिए इस लैंड का जो नेचर है वो ये है आपका, एक एसिडिक हो गया, दूसरा सैलिनिटी ज्यादा है इसमें। ठीक है। तो फिल्टर लगा के उसके पानी को यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि जो भी ग्राउंड वाटर में जाएगा फिर से कंटामिनेट होगा। तो ये सब चीजें, गाद वाद ना जाए, पानी ही जाए। ठीक है, ये सब चीजें। तो ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, ये रिकमेंडेशन है। ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ प्री के लिए हमारे पास कुछ काम की चीज है कि नहीं है। ठीक है। तो काम की चीज यहाँ पे आप देखिएगा, कुछ कुछ बिहार में जन जीवन हरियाली, कुछ ये इसके नाम देख सकते हैं और इसका पर्पस क्या है ये देख सकते हैं। और ये मेंस के लिए भी रहेगा, यानी पीएम रहेगा। पीएम का मतलब क्या है, क्या है, प्री कम मेंस। ठीक है। जरा एक मिनट दीजिएगा। क्लियर है। चलिए, अब ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे क्या चल रहा है, ओनली फॉर प्री। ठीक है। इसको आप ये कर लीजिए, ये नाम आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, वाटरशेड, इसी योजना के, इस योजना के अंडर में ही ये तीन योजना चल रहे हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नहीं, हर बूंद, हर बूंद अधिक, क्या कहते हैं क्रॉप को, क्या कहेंगे हिंदी में, अनाज या फसल, फसल। ठीक है। क्लियर है। तो ये तीन इसी योजना के अंतर्गत चल रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये जो हाउ डज द जल सिंचाई संचय जल जो भागीदारी है, इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा। जल संचय जल जन भागीदारी पहल किस प्रकार सामुदायिक अच्छा, हाँ ठीक है, जन संचय की, इसको भी थोड़ा सा मुझे और रिफाइन करना पड़ेगा। कम्युनिटी को कैसे ये, बेसिकली क्या है कि इनिशिएटिव जो है, इस तरह का जो इनिशिएटिव है, दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव contribute to sustainable water management through community participation, discuss with example। उदाहरण के साथ इसको चर्चा करनी है। तो जल संचय जन भागीदारी पहल जो, नहीं ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। जल संचय जन भागीदारी पहल जो है किस प्रकार से, तो ये कोई भी वाटर को, वाटर कंजर्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका नाम यहाँ पे खाली हटा दीजिए। जल संचय किस प्रकार से सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत जल प्रबंधन, यानी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। पार्टिसिपेशन थ्रू किसके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के। ये क्वेश्चन भी आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हो। ठीक है। चलिए। अच्छा, ये तो अभी साइंस टेक में ही चलेगा। चलिए। छोटा, अच्छा, मिशन मौसम आ गया ना, मिशन मौसम, मिशन मौसम। ठीक है। इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
आइए मिशन मौसम के बारे में थोड़ा सा, कि ये जो यूनियन कैबिनेट ने अभी क्या किया है, इस मिशन के लिए 2000 करोड़ का एक बजट जो है मिशन मौसम के लिए अप्रूव किया है। ठीक है। जो इंडिया का वेदर और क्लाइमेट साइंस जो है उसको एडवांस करने का, इसका एम क्या रहेगा, एडवांस करना है इंडिया का वेदर एंड क्लाइमेट साइंस को। ठीक है। इस मिशन में रडार, सैटेलाइट, विंड जो प्रोफाइलर्स है ना, और एआई मॉडल और मशीन लर्निंग जो मॉडल है वो भी यूज होगा। देखो एआई मॉडल एंड मशीन लर्निंग मॉडल ये भी यूज होना है इसमें। ठीक है। तो और इसमें आईआईटीएम में एक क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर बनाया जाएगा। जो क्लाउड सीडिंग, अभी क्लाउड सीडिंग इंपॉर्टेंट है, अभी यूपी में हुआ था है ना, क्लाउड सीडिंग आपका दुबई में हो गया था, जिसका थोड़ा सा क्या हो गया, दिक्कत हो गई इसको। जी मिसबा जी। नहीं, एक लास्ट टॉपिक है, अभी हो ही जाएगा, चलिए। सो मिशन को इस मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ साइंस है वो इम्प्लीमेंट करेगी, जिसमें आईएमडी और आईआईटीएम जो है जैसे इंस्टीट्यूट भी, उनका भी रोल होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ये मिशन जो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के लिए क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर्डनेस को, कि आप कितनी तैयारी, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई या तूफान आ गया तो उसके लिए आप कितना प्रिपेयर है पहले से। तो रियल टाइम वेदर जो डेटा है उसको अपडेट करना होगा, और एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग जैसे सेक्टर को भी सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कहाँ पे घर बनाना है, कहाँ पे कोई आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना है। मान लीजिए यार आपने एक ऐसा टावर बना दिया जो अम, तूफान वाले एरिया में है, वो थंडर और उसमें है, साइक्लोन वाले एरिया में, तब तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी टूटेगा वो। ठीक है। तो ये जरूरी है। तो फॉरकास्टिंग एक्यूरेसी के लिए और पंचायत लेवल पर जो हाइपर लोकल प्रोडिक्शन, इसको भी इम्प्रूव की जानी चाहिए। ठीक है। चैलेंजेस क्या होगा इसका मेन, क्योंकि चैलेंजेस में जो ट्रॉपिकल लोकेशन है, इंडिया भी ट्रॉपिकल लोकेशन में है ना, तो थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हुआ कि इक्विपमेंट है हमारे पास वो है ही नहीं, जैसे डॉपलर रडार है। और क्लाइमेट चेंज को लोकलाइज्ड जो इम्पैक्ट, इसमें अलग अलग लेवल पे क्या होगा, लोकलाइज्ड इम्पैक्ट शामिल है इसमें। इनिशिएटिव क्या लेना होगा, तो जो मॉनसून मिशन है, पृथ्वी स्कीम है, और जो एडवांस वेदर सेटेलाइट है, इसके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। बट फ्यूचर में एआई बेस्ड प्रिडिक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको भी हमें क्या करना होगा, बढ़ावा देना होगा, सपोर्ट करना होगा। ठीक है, एड्रेस करना होगा, नहीं तो आप इस मिशन को की सक्सेस इसी बातों पे डिपेंड करेगी। ठीक है। तो मिशन मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। बजट इसका है 2000 करोड़ का। एम है एडवांस इंडिया का वेदर और क्लाइमेट साइंस पे, इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, एडवांस करेगा इसको। कौन सी मिनिस्ट्री रन कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जो सपोर्ट करेगी आईएमडी, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और आईआईटीएम को। ठीक है। सो की कंपोनेंट क्या है इसका, टेक्नोलॉजी कौन कौन सा इसमें यूज होगा, तो रडार है, सैटेलाइट है, विंड प्रोफाइलर है ना। यूज और क्या क्या होना है, आर्टिफिशियल लर्निंग और एआई, सॉरी ये एआई है, एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज होगा इसमें। यानी कि कैलकुलेशन बहुत जल्दी होगा, फास्ट होगा, और एक्यूरेसी के साथ होगा। ठीक है। क्लाउड सिमुलेशन है चेम्बर, ये भी बनाया जाएगा, आईआईटीएम बनाएगा। ठीक है। इंटरवेंशन भी है यहाँ पे, क्लाउड सीडिंग टेस्टिंग, ये सब भी किया जाएगा, ताकि कहीं बारिश नहीं हो रही है तो बारिश किया जा सके, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, तो इनहांस प्रिपेयर्डनेस फॉर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा, जो एकदम चरम मौसम है कि घटना ना घटे, जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है ना। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करेगा। प्रोवाइड रियल टाइम वेदर अपडेट्स। रियल टाइम का मतलब 7:19 हुए तो 19 मिनट में ये मौसम का हाल। और ये सपोर्ट करेगा सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करेगा, ये जो स्कीम है, डिजास्टर मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करेगा, और अर्बन प्लानिंग को भी करेगा। ठीक है। और ये इंप्रूव करेगा फोरकास्टिंग एक्यूरेसी को।
कि आज बारिश होनी है तो होनी ही है। ठीक है। तो डिलीवर ये हाइपर लोकल जो प्रोडिक्शन है एट पंचायत लेवल पे भी ये किया जाएगा। ठीक है। तो ताकि भारत जो है, इंडिया जो है वो गांव में रहता है। 60% आबादी, 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, अर्बन रूरल एरिया में रहती है। अर्बन एरिया में तो सिर्फ 30% लोग हैं। ठीक है। सो चैलेंजेस क्या होंगे? तो ट्रॉपिकल एरिया का जो लोकेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। दिक्कत यहाँ पे है, इतना एक्यूरेसी के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। इक्विपमेंट भी हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट इक्विपमेंट है, जैसे डॉपलर रडार्स वगैरह नहीं है हमारे पास। और जो जो लोकलाइज्ड इम्पैक्ट होगा हर लेवल पे, लोकल लेवल पे क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है, तो हर जगह पे तो कर भी नहीं सकते। तो ये चैलेंज तो है। सो इससे रिलेटेड इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ले रही है। मानसून मिशन है, पृथ्वी स्कीम है, और एडवांस वेदर सैटेलाइट वगैरह सब भेज रही है। तो फ्यूचर डायरेक्शन क्या होने वाला है कि ये जो फ्यूचर डायरेक्शन के लिए कि एआई बेस्ड प्रिडिक्शन किया जाए तो एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेडेशन पे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ पीपीपी मॉडल पे हमें इसको लेके जाना पड़ेगा, बढ़ावा देना होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। वो पीपीपी से ही संभव है। ठीक है। चलो, अब मिशन मौसम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें थोड़ा सा जो आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं वो बता दे रहा हूँ। ये मिशन मौसम जो है, ये जो है, ये कौन सा मंत्रालय इसको चला रहा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और उसका डिपार्टमेंट कौन है? ये तीन डिपार्टमेंट भी चला रहे हैं इसको। देखो, ये इंस्टीट्यूशन है और ये मिनिस्ट्री है। ठीक है। ये ध्यान रखना, यूपीएससी कभी भी कंफ्यूज करता है आपको इसमें। ठीक है। और इसमें आपको एक मॉनसून मिशन भी आया है। तो ये मॉनसून कब आएगा, कितनी सटीकता से आएगा, लॉन्ग टर्म में कितना देर रहेगा, कितना दिन तक रहेगा, ये सब चीजें हैं। अम्म, ये पॉइंट आपका थोड़ा सा, एक ऑपरे मेघदूत है, ये कृषि सलाह देता है, दामिनी बिजली की चेतावनी गिरने का देता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। पीएम है ये। ठीक है। चलिए, ये हो गया। और क्या बच रहा है? एक मिनट। ठीक है। तो संडे को, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। क्लियर है? चलिए, ठीक। ओके गाइस। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान से, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो यू कैन टेक्स्ट मी। और थोड़ा सा अपने आप को समेटिए, बहुत ज़्यादा अ, वो करने की जरूरत नहीं है आपको, फैलने की जरूरत नहीं है। अब अपने आप को समेटने की जरूरत है, कि हर कोचिंग का नोट्स ले लिया उसको पढ़ने लगे। जो पहले से पढ़ा हुआ उसको पढ़िए। नई चीज को अब शुरुआत करने का समय नहीं, अभी ही नहीं है। ठीक है। चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।